प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 13.1। इसका पहला क्वेश्चन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दो घन दिए हुए हैं, प्रत्येक का हमारे पास आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर और इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है आकृति? घनाभ, जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। तो वो हमारे पास कहाँ से आएगी? हमें दिया हुआ घन का आयतन, और बच्चों आपको पता है घन का आयतन किसके बराबर होता है? उसकी भुजा के घन के बराबर। तो हम पहले वहां से घन की भुजा निकाल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लो घन की भुजा ये x सेंटीमीटर, ठीक है, और घन का आयतन ये हमें कितना दिया हुआ है? 64 घन सेंटीमीटर। लेकिन अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? x क्यूब, यानी कि x की 3 बराबर 64। अब देखते हैं कि 64 के गुणनखंड लेते हैं, ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए? 64 मिल जाए। तो 4 हमारे पास ऐसी संख्या है जिसको हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 64 मिल जाता है, यानी कि x क्यूब किसके बराबर है? 4 के क्यूब के बराबर। तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो घनों की भुजाएं कितनी आ गई? x बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इन दोनों घनाकार डिब्बों को जोड़ना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि दो अलग अलग डिब्बे थे घन के आकार के। जब इनको जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या फर्क पड़ा? जैसे ये वाला घन हमारे पास 4 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी घन की भी 4 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितनी है दोनों की? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ये हमारे पास ऊंचाई भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो अब जब हम दोनों घनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास अब भी चौड़ाई कितनी रहनी है? 4 सेंटीमीटर ही रहनी है। ऊंचाई भी कितनी रहनी है? 4 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई कितनी हो गई? 4 और 4 मिलकर क्या हो जाती है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास तीनों भुजाओं का माप एक जैसा नहीं रहा, लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी है। तो अब दोनों घन मिलकर किसमें बदल जाते हैं? घनाभ में बदल जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास एक घनाभाकार आकृति बन जाएगी, जिसकी हमारे पास लंबाई तो कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों घनाभों को मिलाने से बने घनाभ का क्या निकालना है? हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको बच्चों पता है कि दोनों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HH। हमने अप्लाई कर देनी है वैल्यू। हमारे पास L कितना दिया हुआ है? 8, B हमारे पास 4, B 4, H भी हमारे पास 4, H हमारे पास 4 और L हमारे पास 8 के बराबर। तो ये हमारे पास रहता है 32, ये 16 और ये भी हमारे पास 32। तो 32 और 32 64, 64 पर 16 80, 80 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 160। क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसकी यूनिट रहेंगी वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। आप खुद भी देख सकते हो बच्चों कि अगर हमारे पास दो घन के आकार के डिब्बे हो, अगर हम उन डिब्बों को जोड़कर रख देंगे, आपस में मिलाकर रख देंगे, तो हमारे पास लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई हमारे पास वैसी की वैसी रहेगी और ऊंचाई भी हमारे पास उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि हमारे पास दो डिब्बों को जोड़ के रखने पर हमारे पास लंबाई बढ़ गई है, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास उतनी ही रहेगी। यानी कि हमारे पास घनाभ के आकार का कोई घनाभ के आकार की आकृति बन जाएगी और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HH। तो हमारे पास LB और H की वैल्यू रखने पर हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिल जाता है? 160 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब अगला क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है।
खोखले अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। हमें बर्तन की शेप कैसे दी हुई है? हमें दिया हुआ है कि अर्धगोला खोखला, खोखला मतलब इसका ढक्कन नहीं है, ये हमारे पास अर्धगोला है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? खोखला ही बेलन लगा हुआ है। खोखला बेलन से मतलब है जिसका हमारे पास ना तो ढक्कन है और ना ही नीचे वाला भाग, क्योंकि जिसको हम तली बोल सकते हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है। और इस बर्तन की हमें कुल ऊंचाई ये कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर बर्तन की कुल ऊंचाई। तो जो ये वाला भाग है ये इसका अर्धगोलाकार है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अर्धगोले का व्यास। तो जितना हमारे पास अर्धगोले का व्यास है उतना ही हमारे पास बेलन का व्यास भी है। हमें दिया हुआ बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमें पूरा दिया 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बेलन का व्यास भी था और ये अर्धगोले का भी हमारे पास व्यास था। तो ये हमारे पास अर्धगोले का केंद्र हो गया। तो हमारे पास जो ये वाली ऊंचाई है, इनके अर्धगोले की ऊंचाई जो हमारे पास अर्धगोला था, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ये अर्धगोले का व्यास और अगर हम खींचेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारे पास ये क्या है? यहाँ से लेकर ये भी हमारे पास बेलन की त्रिज्या और यहाँ से लेकर इस बिंदु तक ये हमारे पास क्या है? h के बराबर, यानी कि बेलन की ऊंचाई। अब हमें बर्तन टोटल कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर। तो इसका अर्धगोलाकार भाग कितना हो जाता है? 7 सेंटीमीटर। तो बाकी जो बचा हुआ भाग है, यानी कि h कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? हमारे पास दिया हुआ है बेलन का व्यास। क्या दिया हुआ था हमें? बेलन का व्यास या अर्धगोले का व्यास। हमें दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोला और बेलन दोनों का व्यास कितना रहेगा? 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या यानी कि r कितना आ गया हमारे पास? 14/2, 7 सेंटीमीटर के बराबर। बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई ये हमारे पास कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। हम नाम डाल लेते हैं। ये हमारे पास बिंदु A है, ये B है और ये हमारे पास C है। तो AB ये हमारे पास क्या है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब h के बराबर। तो ये कितनी हो गई हमारे पास? 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक मतलब ये वाला जो हमारे पास पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास बेलन भी खोखला है और अर्धगोला भी खोखला है, तो दोनों में क्या लेंगे हम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? बेलन जो बर्तन है हमारे पास, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का CS से भी लिख सकते हो, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2π और r कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? h प्लस में r के बराबर। तो ये हमारे पास 2π, पाई का मान होता है 22/7, r यानी कि त्रिज्या हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, h यानी कि हमारे पास बेलन की ऊंचाई दिया हुआ हमें 6 और r हमारे पास कितना है? 7। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44, 7 और 6 13, 13 को इससे गुना कर लिया, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57। हमारे पास क्या आ गया? 575 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हमारे पास अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है हमें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 1 में कर चुके हैं, आप इसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, प्रैक्टिस करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई घनाकार ब्लॉक दिया हुआ है, मान लेते हैं उसका ऊपर वाला पृष्ठ हमारे पास ये है। अब इस पर हम कोई अर्धगोला रखना चाहते हैं, तो हमारे पास जो अर्धगोला है मैक्सिमम हमारे पास किसके बराबर हो सकता है? उसके एक भुजा के बराबर, यानी कि हमारे पास जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अर्धगोले जो घन है उसकी भुजा के बराबर। हमारे पास इस क्वेश्चन में घन की भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमारे पास अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। इसके बाद इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक घन के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक पृष्ठ पर अर्धगोला रखा हुआ है, तो उस ठोस का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि हम ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो हमारे पास घन की भुजा कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ से जो इस तरह का ठोस बन गया उसका क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास घन है, घन के कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ। तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक बार तो हम सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हमारे पास इसमें और क्या आएगा? हमारे पास घन के एक पृष्ठ पर अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का क्या लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, अब हम माइनस क्या करेंगे? जिस भाग के ऊपर अर्धगोला रखा गया है तो उसने उस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर दिया। कितना कम कर दिया? जितना हमारे पास अर्धगोले का व्यास था। यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जैसे मेरे पास ये बुक का पेज है, ठीक है, ये मेरे पास बुक का पेज है, तो ये हमारे पास इसका क्या है? क्षेत्रफल। अगर मैंने उसके ऊपर ये डस्टर रख दिया तो इसका हमारे पास क्षेत्रफल कम हो गया। कितना क्षेत्रफल कम हो गया? जितना हमारे पास क्षेत्रफल इसके आधार का, यानी कि जो हमारे पास ये वाला भाग था डस्टर का, जितना ये वाला भाग था इसने इस पेज का इतना क्षेत्रफल ढक लिया, यानी कि इसका इतना क्षेत्रफल कम कर दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस पेज में से, इस पेज के क्षेत्रफल में से जितना भाग इस डस्टर के आधार ने ढक लिया है उसको हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास था कि हमारे पास कोई घन है, घन का पृष्ठ है, उसके ऊपर अगर हम अर्धगोला रख देंगे तो कितना भाग कम हो जाएगा? जितना उस अर्धगोले ने कवर कर लिया। अर्धगोला कितना कवर करेगा? जितना उसका बेस, जितना उसका आधार होगा। और हमारे पास अर्धगोले का आधार क्या होता है? वृत्त के आकार का। कैसा होता है हमारे पास? वृत्त के आकार का। तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल सूत्र लगा लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से 6 पृष्ठ होते हैं और भुजा का स्क्वायर, ये हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास तो अर्धगोले का हमें सिर्फ ऊपर वाला भाग लेना है। जैसे मान लो मेरे पास क्या था, तो हमें सिर्फ ये वाला भाग ही लेना है, तो गोले का ये वाला भाग लोगे तो हमारे पास ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है? अर्धगोले का वृत्ताकार, क्योंकि माइनस के पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा कितनी दी हुई है हमें? 7 स्क्वायर। अब हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो कितना बच गया? पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ लिखोगे अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? घन की भुजा के बराबर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर
तो ये हो गया 6 गुना 7 का स्क्वायर 22/7 और r कितना है, r मतलब त्रिज्या 7/2 और गुना 7/2। इस 7 से 7 कैंसिल, ये 2 को इससे किया 11। अब ये हमारे पास कितना हो गया 6, 7 को 7 से गुना किया 49 प्लस अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है 11 7 77 77/2। 9 को 6 से गुना किया 54, 5 6 को 4 से गुना किया 24, 24 और 5 29 प्लस 70/2। 2 को हमने लघुत्तम ले लिया तो 2 चौके 8, 2 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 70। तो ये हो गया हमारे पास 8 7 15, 8 7 15 और 1 16 और 5 और 1 6 और बटे 2। तो हमने भाग किया तो कितना आ गया हमारे पास 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो इस तरह का ठोस बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ऐसा ही है। एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा बनाया गया है। इस अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या किया गया है, अब जो हमारे पास अर्धगोला रखा है वो पृष्ठ के ऊपर नहीं रखा। कैसे करा गया, कोई घनाकार ब्लॉक दिया हुआ है उसके एक पृष्ठ को काटकर क्या करा गया है, अंदर एक खड्डा बना दिया गया है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हमारे पास कोई लकड़ी का सॉलिड घन बना हुआ हो और उसके हम एक सरफेस को काट कर अंदर से अर्धगोला निकाल लें, इमेजिन कर सकते हो। तो उस तरह से हमें कहा गया है कि घन के पृष्ठ को काट कर क्या बनाया गया है, अर्धगोला बनाया गया है। और हमें इस आकृति का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमने अर्धगोला ऊपर लगाया या हमने अर्धगोला अंदर लगाया, हमारा जिस पृष्ठ पर अर्धगोला बना हुआ है उस पृष्ठ का हमारे पास कौन सा भाग कम हो जाएगा, जितना उसका अर्धगोले का आकार आधार है उतना एरिया तो कम होना ही होना है, चाहे हम उसको अंदर की तरफ बना लें या हम उसके ऊपर रख लें। तो हमारे पास उत्तर यही वाला रहेगा कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पाई आर का स्क्वायर। लेकिन इस वाले भाग में हमें क्या नहीं दिया हुआ, गोले की अर्धगोले जो हमारे पास ब्लॉक है घन है उसकी भुजा नहीं दी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि मान लो घन की भुजा हमारे पास हमने ले ली कि L सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हमारे पास अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी कितना हो सकता है, L सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, L/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसमें 6 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारे पास L स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये 6L स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, L/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 6L स्क्वायर, ये हमारे पास पाई L स्क्वायर और बटे में 4। अगर इन दोनों में से हम क्या ले लें, L स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस पाई बटे 4 के बराबर आ जाता है। अगर इसमें हम 4 को एलशियम भी ले लेते हैं तो ये L स्क्वायर है, तो 4 छके 24 प्लस पाई। तो ये हमारे पास इस प्रकार से बने हुए ब्लॉक का क्षेत्रफल आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 5 mm का दिया हुआ है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, हमें क्या दिया हुआ है, कैप्सूल। कैप्सूल कैसा है, बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं। यही कहा है हमें, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है, 14 mm, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कैप्सूल की लंबाई, उसका व्यास कितना दिया हुआ है हमें, 5 mm। ये हमारे पास क्या होता है, व्यास। जो हमारे पास बेलन का व्यास है, बेलना का भाग का व्यास है
वही हमारे पास अर्धगोलाकार भाग का व्यास भी होगा। तो अब हमारे पास इसका मतलब है, ये हमने क्या ले लिया, केंद्र अर्धगोले का, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या भी कह सकते हैं और अर्धगोले के भाग की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, अर्धगोला का भाग का व्यास बराबर बेलन का व्यास कितना है, 5 mm। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी, अर्धगोले की भी और बेलन की भी, 5/2 mm, यानी कि 2 से भाग करते हैं 2.5 mm। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.5 mm, और ये भी कितना होगा, 2.5 mm। तो टोटल हमारे पास जो कैप्सूल है उसकी लंबाई कितनी है, 14 mm। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले बेलनाकार भाग की लंबाई भी कह सकते हो, या ये हमारे पास क्या है, इसकी ऊंचाई। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगी, 14 mm में से 2.5 तो ये चला गया, और 2.5 हमारे पास ये वाला भाग चला जाता है। तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया, ये हमारे पास 5 के बराबर, और 14 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 mm के बराबर। यानी कि ये हमारे पास क्या है, बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाती है। ठीक है, तो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना चाह रहे हैं हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैप्सूल किस किस को लेकर बना है, बेलनाकार को, बेलन को लेकर और 2 अर्धगोलों को लेकर। लेकिन दोनों ही भाग कैसे है, हमारे पास जो बेलन है वो भी खोखला है, कि उसकी ना तो ढक्कन ना ही तली है, जो अर्धगोले हैं वो भी इस प्रकार से ही है, यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ना तो हमारे पास बेलन दोनों एंड पॉइंट से बंद है, ना ही हमारे पास ये बंद है, तो पूरे भाग में क्या भरी हुई है, दवाई भरी हुई है, प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², और 2 है ये, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई r कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या बचा h, 2 पाई r तो कॉमन निकल गया, यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, 2r। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई का मान कितना है हमारे पास, 22/7 के बराबर दिया हुआ है, तो हम इसको 22/7 ही रख लेते हैं। r का मान हमारे पास कितना है, 5/2। h हमारे पास कितना है, 9 mm, तो ये हमारे पास 9 mm, और 2r यानी 2 गुना 5/2, तो ये हमारे पास हो जाता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास ये बन गया 22 को 5 से गुना किया 110/7, और ये हमारे पास 9 + 5, तो 110/7, 9 और 5 कितना हो गया, 14, कट कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 220, और हमारे पास यूनिट मात्रा कितना दिया हुआ, mm, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर mm। हमारे पास क्या हो गया, इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों है इसका क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है हमें कि जो शंकु है, जो हमारे पास तंबू है, वो बेलन के आकार का उसका बेस है और उसके ऊपर क्या है, शंकु लगा हुआ है, यानी कि हमारे पास इस तरह का टेंट बना हुआ है। टेंट की शेप हमारे पास ये वाली दी हुई है, बेलन के आकार की, उसके ऊपर क्या है, एक शंकु लगा हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो जो यहाँ से लेकर हमारे पास समझो यह भाग खोखला हो गया, ये हमारे पास बेलन, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाली ऊंचाई है, ये किसकी दी हुई है, बेलन की, ये 2.1 मीटर है, और व्यास हमें दिया हुआ 4 मीटर। ये व्यास यानी कि हमारे पास जो ये वाला भाग है, ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो हमारे पास व्यास बेलन का भी और व्यास
शंकु का भी दोनों का क्या रहेगा 4 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.8 मीटर दी हुई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस की क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो हमारे पास तंबू लगा हुआ है बेलनाकार भाग के ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, यानी कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला, और जो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास तंबू में प्रयुक्त होने वाले कैनवस का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग का व्यास या हमारे पास शंकु का व्यास एक ही बात है, ये दिया हुआ है 4 मीटर। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई यानी कि हमें h कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, और हमारे पास तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l हमें कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो हमारे पास पूरे तंबू का क्षेत्रफल, यानी कि तंबू का क्षेत्रफल कह सकते हो, ये तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल, क्योंकि तंबू को बनाने में प्रयोग होने वाला जो कैनवस लगा है उसका क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या जोड़ोगे शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कोई भी टेंट लगाया जाता है तो उसका आधार यानी जमीन हमारे पास टेंट में कवर नहीं होती है। तो यहाँ से हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एच के बराबर। पाई दोनों में से कॉमन, आर भी कॉमन, तो क्या बच जाएगा 2h प्लस एल के बराबर। पाई मतलब 22/7, एल मतलब 2.8 है तो 28/10, 2h, h का मान कितना दिया हुआ है 2.1 और l का मान कितना है 2.8। कर लेते हैं इसको, 7 से 28 को कट के तो कितना आ गया 4, 22 को 4 से गुना किया तो 88/10। यहाँ पर हमारे पास 2 गुना 21/10, दशमलव हमने हटा लिया, प्लस 28/10। अब ये हमारे पास हो जाता है 88/10, 21 को 2 से गुना किया 42, और ये हमारे पास 42/10 और 28/10। तो ये हमारे पास आ जाता है 28/10 गुना 42 में हमने 28 जोड़ दिया तो ये हमारे पास हो जाता है 70। तो 70/10 गुना कर लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 7 को 8 से गुना किया 56, 7 को 8 से फिर गुना किया 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61, और नीचे हमारे पास क्या है 10। तो ये हमारे पास क्या हुआ 6 दशमलव या हमारे पास 61.6 वर्ग मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं कि जितना कैनवस इसको बनाने में लगा है उसका क्षेत्रफल। अब इसमें कहा गया है जो कैनवस आता है वो उसकी लागत क्या है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस आ रहा है। तो बताओ तंबू को प्रयोग होने में कैनवस की कुल लागत क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग मीटर के हिसाब से है, तो यहाँ से निकाल सकते हो कैनवस की लागत। कैनवस की लागत यानी कि हमारे पास अगर 1 वर्ग मीटर पर 5 रुपए खर्च होते हैं तो 61.6 वर्ग मीटर पर कितना खर्च हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5 × 30, 3 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8 और 5 × 30, यानी कि इतने रुपए 308 रुपए तंबू को बनाने में कैनवस का प्रयोग होगा, यानी 308 रुपए की लागत आएगी जो कैनवस तंबू को बनाने में प्रयोग होने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, हमें कोई एक बेलनाकार ठोस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से क्या निकाला गया है एक
शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जो हमारे पास बेलनाकार ठोस दिया हुआ है उसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठोस मतलब आप लकड़ी का कोई बेलन लगा सकते हो, ठीक है, यानी जिसके हमारे पास दोनों सिरे भी बंद हैं, यानी पूरा ठोस, यानी कि अंदर से हमारे पास कैसा है वो पूरा जैसे लकड़ी का बेलन लगा लिया हमने। इसमें से हमने क्या निकालना है, एक इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला हमने एक शंकुआकार भाग काटकर अलग कर दिया। तो ये हमारे पास शंकुआकार भाग काटकर इसको अलग कर लेते हैं। तो शेष बचे ठोस का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसको निकालकर अलग कर लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या निकल गया, इसका नीचे वाला आधार भी शंकु के साथ चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, एक तो हमारे पास इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया, एक हमारे पास इसका ऊपर वाला भाग भी बच जाएगा, एक हमारे पास अंदर जो देखने में लगेगा तो ये हमारे पास इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये हमारे पास इस टाइप का पृष्ठ बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h ये हमें दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास ये 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है, 1.4 को 2 से भाग करोगे तो 0.7 सेंटीमीटर या 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास शेष बचे ठोस का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखोगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, शेष बचे ठोस में हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये ऊपर वाला भाग भी बच जाएगा हमारे पास। अब जब ये शंकु इस आधार तक काट कर अलग कर दिया तो देखने में हमारे पास सिर्फ ये शंक्वाकार खोल तो बचेगा ही, तो ये हमारे पास जो भाग बच जाएगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आएगा हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल, ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास बेलन का, उसके ऊपर वाला आधार का जो हमारे पास वृत्ताकार है और शंकु का। अब हमारे पास r और h दोनों ही दिए हुए हैं, l नहीं है, तो l हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस r²। शंकु के लिए ऊंचाई और व्यास उतना ही है, त्रिज्या इतनी ही रहेगी। हमारे पास इसको किया तो कितना है 5.76, 0.7 को 0.7 से गुना किया तो 0.49, दोनों को जोड़ दिया तो 6.25, वर्गमूल लिया तो कितना आ गया हमारे पास 2.5 के बराबर, वैल्यू देते हैं। तो अब हमारे पास इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया हमारे पास, 2h यहाँ से बच गया, यहाँ से r बच गया और यहाँ से l बच गया। पाई r, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7/10, 2h, h का मतलब 2.4, 2.4 का मतलब 24/10, r का मतलब 7/10 और l का मतलब 25/10। ये रहा हमारे पास l, वैल्यूज पुट कर दी थी इसमें, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 22/10, 24 को 2 से गुना किया 48/10, 7/10 और ये हमारे पास 25/10। 48 और 7 55, 55 और 5 60 और 20 80, तो ये क्या आ गया हमारे पास 22/10 गुना में 80/10, यही आएगा हमारे पास। ये हमारे पास 55, 55 और 5 60 और 20 80। अब इसको इसे काट लिया, 8 को गुना किया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, नीचे हमारे पास क्या है 10, तो कितना आ गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या जाता है, ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा आप इसको इमेजिन करोगे, अब अपने आप सोचो कि कोई लकड़ी का हमारे पास ठोस दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, अगर उसमें से शंक्वाकार भाग को निकालकर हम अलग भी कर देंगे तो उस ठोस को हम चेक करेंगे तो क्या लगेगा, बाहर से देखने में वो बेलन के आकार का है,
लेकिन जब उसके एक सिरे से खोलकर देखेंगे तो अंदर से हमें शंकु के आकार का भाग कटा हुआ भी नजर आएगा। तो हमारे पास शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये सारा ही हमारे पास वक्र भाग भी आएगा, ऊपर वाला भाग भी, और जो बीच में से हमें देखने में लग रहा है शंकुआकार भाग, उसका क्षेत्रफल भी हम लेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। अब आपके पास आकृति में दिखाया हुआ है कि कोई ठोस बेलन था लकड़ी का, उसमें भी क्या करा है, दोनों सिरों से एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया, ये कहा गया है ना। तो जब अर्धगोले को खोद कर निकालोगे तो इस तरह से हमारे पास ये अर्धगोला जैसे निकल गया, ये अर्धगोला इधर से निकल जाता है, ये वाला भाग कैसे हो गया, निकलकर अलग हो गए, दोनों अर्धगोले निकलकर अलग हो गए हैं। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जब हमने इसमें से लकड़ी का ठोस बेलन था, इसका मतलब हमारे पास दोनों तरफ क्या हो गए, अर्धगोलाकार गड्ढे हो गए, ये हो गए हमारे पास। कोई हमें कहीं पेंट करवाना है इसमें, तो पेंट कौन कौन से भाग पे कराओगे, इस वाले भाग पे पेंट कराओगे, ठोस है ना ये, हम दोनों साइड से देखते हैं हमें इस तरफ का भाग नजर आता है, इस साइड से देखेंगे तो ये हमें अर्धगोला निकला हुआ नजर आता है, इस तरह से देखेंगे तो ये हमें अर्धगोला नजर आएगा। अगर हमें इस पर पेंट करवाना तो कौन कौन से भाग पे पेंट करवाना है, यहाँ पेंट करवाना पड़ेगा, इस सारे भाग को पेंट करवाना पड़ेगा, इस सारे भाग को पेंट करवाना पड़ेगा, और इस वाले भाग को भी पेंट करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कौन कौन सा भाग पेंट करवाना पड़ेगा हमें वक्र भाग पर, ये क्या है हमारे पास बेलन का वक्र भाग, और ये क्या है अर्धगोले का वक्र भाग, जहां हमें पेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है हमारे पास जब हम किसी लकड़ी के ठोस बेलन में से दोनों अर्धगोले खोलकर निकालेंगे तो हमारे पास जो शेष ठोस बच जाएगा वो कैसा होगा, बेलन का वक्र भाग बच जाएगा और दोनों अर्धगोलों का वक्र भाग बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मतलब हमें क्या दिया हुआ है, h, बेलन की ऊंचाई ये हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये h आ गया हमारे पास, ये पूरी ऊंचाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ आधार की त्रिज्या यानी r दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर यानी 35/10 सेंटीमीटर। तो क्या रहेगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो त्रिज्या हमारे पास बेलन की है वही त्रिज्या हमारे पास अर्धगोले की रहेगी। तो क्या रहेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारे पास दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर। अब दो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से गुना कर लोगे तो हमारे पास दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया h, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 आर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है ना, अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, 2 पाई का मान कितना है हमारे पास 22/7, आर का मान 35/10, h का मान 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही लेंगे, और 2r मतलब 2 गुना 35/10। तो ये हमारे पास 7 से काटो तो कितना आ गया 5, 5 से इसको काटो तो कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया तो बाहर हमारे पास कितना बच गया, सिर्फ 22 की बच गया। अंदर हमारे पास 35 दूनी 70, 70/10, इस 0 से 0 भी कट गई तो क्या आ गया 22, और ये 10 प्लस 7 तो ये 22, 10 और 7 कितना हो गया 17, गुणा कर लिया, 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34, 34 और 3 37। तो हमारे पास जो वस्तु थी, जो इस आकार की वस्तु थी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 374 वर्ग सेंटीमीटर।
तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमें वस्तुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने थे जो ठोस आकृतियों के संयोजन से बनी थी। थैंक यू वेरी मच।